I belong from a very middle class family. My father used to do gift items का business करते थे. बचपन बहुत अच्छा भी था. After that, my father went through a very big business loss. वो time भी हमने अपनी family में देखा. So did a lot of hard work. I'm sitting next to you. Here I am. मैंने ना एक अपने early career में network marketing join करी. हमने ऐसे ऐसे लोग देखे, बच्चे 15, 16, 17 साल के लड़के ऐसे stage के अंदर आग लगा रहे हैं, मतलब लोग पागल हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं. तो मैं जब एक बार कभी ऑडियंस में बैठा था, मैंने कहा यार ये बन जाऊं तो बहुत है. मैंने कहा 7,200 का चेक दे दिया. घर वालों ने पूछा भाई क्या कर रहा है, मतलब मैंने कहा टेंशन ना लो, 1 साल में करोड़पति हैं. ओके. चेक आने लग जाएंगे, अब लाखों रुपए के चेक अब बस. और जहाँ गया टचवुड, मतलब जहाँ जाए वहाँ जाके फोड़ा. तो मोटिवेशन सबसे पहले देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि यू नीड टू बी इंस्पायर्ड फ्रॉम इनसाइड. मोटिवेशन हमेशा बाहर से आती है, इंस्पिरेशन हमेशा अंदर से आती है. आज किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखते हो ना वंशिका, तो आप उसकी सक्सेस को देखते हो, आप उसके पीछे के स्ट्रगल को नहीं देखते हो. अगर पूरी दुनिया की एसेट को कंसोलिडेट कर दो तो एसेट जो उसकी वैल्यू है दैट इज क्लोज टू $323 ट्रिलियन, राइट. आपको पता है इसमें रियल एस्टेट का शेयर कितना है? 200 साल पहले चले जाओ, तब भी इस दुनिया में या हिंदुस्तान की बात करते हैं तो उतनी जमीन थी. और आने वाले 100 साल चले जाओ, ये जमीन इतनी रहेगी. अगर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरी सैलरी मान लीजिए 40,000 रुपए है, अगर आपकी फैमिली इनकम 20 या 25,000 रुपए है, तो आप हिंदुस्तान के टॉप 20% अमीर लोगों में से एक है. जो रिच और पुअर के बीच में गैप है ना, बहुत बड़ा है. रियल एस्टेट एक ऐसी एसेट है जो कभी कंफर्टेबल होके खरीदी ही नहीं जा सकती. रियल एस्टेट इज नॉट जस्ट अबाउट प्रॉपर्टीज एंड लैंड. ये उससे कहीं ज्यादा होता है. इट इज अबाउट विजन. एक ऐसा विजन जो शॉर्ट टर्म में शायद नजर ना आए, बट लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा वास्ट होता है. इतना ज्यादा कि अपने आप में एक ट्रेंड सेटर के तौर पे जो कि है लोगों को नजर आने लगता है. आज हम एक ऐसे ही एंटरप्रेन्योर से कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं जिन्होंने इस विजन को जिया है, जिन्होंने इस विजन को फील किया है और इसी के अराउंड काम किया है. आज हम उनके अप्स एंड डाउन्स के बारे में जानेंगे. आज हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से एक आइडिया को प्लेटफॉर्म बनाना, एक आइडिया को इस तरीके से स्केल अप करना कि वो विजन से भी शायद कहीं ज्यादा ऊपर उठ के नजर आए और अपने आप में ट्रेंड सेटर के तौर पर काम करे, कितना ज्यादा मुश्किल होता है और कितना ज्यादा आसान. आज हम इसी बारे में इनसे चर्चा करेंगे. सो लेट्स वेलकम मिस्टर खुशहाल चोपड़ा, MD, फाउंडर एंड CEO ऑफ AM Realty Solutions. We welcome you, sir. Thank you so much, Anshika. So, first of all, we all would love to know, like me and the audience would love to know about your journey. Journey was never been easy. Okay. और मेरे ख्याल से अगर कोई ऐसा इंसान आपके सामने, शायद किसी ऐसे इंटरव्यू में, किसी ऐसे पॉडकास्ट में बहुत कम लोग बैठे होंगे जिनकी जो इनिशियल जर्नी है बहुत स्मूथ चली है और आज वो लाइफ में कुछ बहुत बड़ा वंडर कर रहे हैं. एंड वो खुल के अपने बारे में बता रहे हैं एंड जो उन्होंने जिया है पास्ट में, बिकॉज मजा आता है हमें बताने में. बिकॉज वंस वी लुक बैक टू द हिस्ट्री कि कहाँ से उठ के आए हैं, क्या क्या किया है, क्या क्या हार्डशिप्स देखी हैं अपने करियर में. अगर इसको एक सिंगल लाइन में बताऊं तो जो मेरा पास्ट रहा है, जो हमारी हिस्ट्री रही है, उसमें ना एक पूरी डॉक्यूमेंट्री लिखी जा सकती है. तो एक बुक लिखी जा सकती है. तो उस डॉक्यूमेंट्री पे नहीं जाएंगे, बट मैं आपको थोड़ा थोड़ा बिट्स एंड बाइट्स में बताता हूँ. प्लीज. सो आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली. माय फादर यूज्ड टू डू दिस गिफ्ट आइटम्स का बिजनेस करते थे. यूज्ड टू एक्सपोर्ट, ही यूज्ड टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया and used to export it different countries. Okay. बचपन बहुत अच्छा भी था. अच्छी स्कूलिंग हुई, अच्छी कॉन्वेंट स्कूल में स्कूलिंग हुई. एंड माय फादर वेंट थ्रू अ वेरी बिग बिजनेस लॉस. और उनको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हुआ. एंड मतलब ऐसा अप एंड डाउन देखा, जैसे कि आप सोचो ना कि अर्श से फर्श तक. तो वो टाइम भी हमने अपनी फैमिली में देखा. तो मी अलॉन्ग विद मी आई हैव माय 2 elder sisters. हमने बहुत मेहनत करी. आफ्टर my father business went down, my sisters they worked a lot. We used to work 12 hours a day. मुझे याद है जब मैं 11th स्टैंडर्ड में हुआ करता था तो मैं 8th 9th के बच्चों को पढ़ाता था, ट्यूशंस पढ़ाता था, because for our earning, for our bread and butter. Okay. In your 11th? In my 11th. So मैं studious था. मतलब स्टडी में अच्छा था, तो पढ़ाना, मतलब there was no other option. You cannot go out along with your studies because you're going regular to school. You cannot go out and work. So along with your studies, I used to teach students as well. I used to go to coaching centers. I remember. So those were the days to make living for our family. But eventually, both my sisters and me, we did a lot of hard work. Aj, with God grace, one of my sisters, she's settled in US. Another is settled in London. I'm sitting next to you. Here I am. What I am.
इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ। मैंने ना एक अपने अर्ली करियर में नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी। ओके सो आई स्टिल रिमेंबर द नेम ऑफ द कंपनी, और मेरे ख्याल से जो व्यूअर्स होंगे आपके वो रिलेट भी कर पाएंगे क्योंकि बहुत हाइप पे थी उस वक्त। दैट द नेम ऑफ द कंपनी वाज eBiz। ओके यस, इवन आई हैव हर्ड द नेम। या सो गुड। तो उसमें ना कंपनी में क्या होता है, कंप्यूटर के प्रोडक्ट बेचने होते थे। प्रोडक्ट किसी को नहीं पता होता, किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में प्रोडक्ट की नॉलेज कम लोगों को होती है, बेचना कैसे वो सिखाया जाता है। ओके, बेसिकली सेल्स एंड मार्केटिंग सॉर्ट ऑफ। सेल्स एंड दैट वाज डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग में आपको चेन बनानी होती थी, अपने साथ लोगों को जोड़ना होता था। ओके, तो मुझे आज तक याद है 15-16 साल के लड़के स्टेज पे खड़े होके बोलो। ओके, उन्होंने कहा क्या बोले, साथ में 70 साल का इंसान भी बैठा है, 50 साल का इंसान भी बैठा है, 20 साल का बच्चा भी बैठा है। व्हेन इट इज अबाउट टू कन्विंस समबडी, हमेशा इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप किसी का पर्सपेक्टिव ऐसे ही नहीं बदल सकते, टेक्स अ लॉट। बिल्कुल। और हमने ऐसे लोग देखे, बच्चे 15, 16, 17 साल के लड़के ऐसे स्टेज के अंदर आग लगा रहे हैं, मतलब लोग पागल हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। तो मैं जब एक बार कभी ऑडियंस में बैठा था, मैंने कहा यार ये बन जाऊं तो बहुत है। मतलब एक बार स्टेज पे चढ़ जाऊं तो लाइफ सेट हो जाएगी। तो वो स्टेज पे तो 3 महीने बाद चढ़ गए। तो 3 महीने बाद समझ में आया कि स्टेज पे चढ़ के लाइफ सेट नहीं होगी, कुछ करके लाइफ सेट होगी। तो बहुत मेहनत करी उसमें, लेकिन उसने ना पूरा रमा दिया, मतलब उसने आपको पूरा पॉलिश कर दिया। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा करियर का मेरा एक बहुत व्हाट यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट रहा वो साल, सवा साल, जिसमें पता है मतलब उसमें ना 7,200 रुपए का चेक होता था। ओके, तो जिस दिन 7,200 रुपए का मैंने चेक भरा कि मैं इस कंपनी को ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मैं घर गया। मैंने कहा 7,200 रुपए दे, घर में वैल्यू ऑलरेडी फाइनेंशियल इश्यूज है। बिल्कुल। मैंने कहा 7,200 का चेक दे दिया। घर वालों ने पूछा भाई क्या कर रहा है, मतलब यहाँ पे हमें पता है कि नेक्स्ट मंथ क्या करना है, उसके अगले महीने क्या करना है। मैंने कहा टेंशन ना लो, 1 साल में करोड़पति हैं। ओके, चेक आने लग जाएंगे, अब लाखों रुपए के चेक, अब बस। तो मतलब आप सोचते हो कि कितनी एनर्जी से बढ़ जाते हो। लेकिन आज वो एक फेज था ऑफ दैट नेटवर्क मार्केटिंग जिसने मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग सिखाई, जिसने मुझे सिखाया कि लोगों से बात कैसे करते हैं, लोगों को कन्विंस किया कैसे कर जाते हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज हुए बिना आप प्रोडक्ट बेच कैसे सकते हो। तो वो भी एक फेज था जिसने आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना सिखाया। After that, as I said, I was a very studious guy. So I am an IMT graduate. Oh wow! I did management MBA from IMT Ghaziabad. Okay. And apart from that, I did a vocational course in digital filmmaking and all. Okay. So उसमें भी इंटरेस्ट था, तो I used to do कि ऑलराउंडर बनना है। तो नाइस। सो बेसिकली लाइक ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी आई गेस एकदम फील्ड्स हो गए। सो व्हाई लाइक दिस, व्हाई रियल एस्टेट? मेरा नेचर ऐसा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अंशिका, यू कम टू मी, आप मुझे किसी चीज के लिए कन्विंस बहुत जल्दी कर सकते हो। मतलब मैं कन्विंस, आप मुझे कुछ बोलोगे, आप बोलोगे इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मैंने कहा चलो करके देखते हैं। एक ही लाइफ है, मैं सोचता हूँ करके देखते हैं। तो I still remember when I was doing my graduation. This is at the time of graduation, not my post graduation. मेरे friends आए, वो मुझे क्रोमा वगैरह सिखा रहे थे। देखो ये मूवी के अंदर ऐसा होता है, ये ओम शांति ओम में देखो शाहरुख खान ऐसे नाच रहा है, लेकिन वो कैसे कूद रहा है, वो देखो वो कूद नहीं रहा, वो पीछे से उसके पीछे क्रोमा लगा हुआ है। Exactly. ये ऐसे विजुअल इफेक्ट्स। हैरी पॉटर फॉर दैट केस। हैरी पॉटर, तो मेरे को लगा यार ये तो सीखना चाहिए, ये तो बहुत अच्छा है। Something very interesting. तो I joined a multimedia course for 2.5 years. तो हमने किया, इवेंचुअली मैंने कोर्स पूरा भी नहीं किया। ओके। तो बट उससे समझ में आया कि इस इंडस्ट्री के अंदर स्कोप है, मतलब जो मुझे कन्विंस कर सकता है, मैं 2 साल वहाँ टिका हूँ, तो उस इंडस्ट्री के अंदर स्कोप है। तो एज इन माई फादर ब्लड, बिजनेस ब्लड तो था ही। तो उससे पहले मैंने बहुत जॉब्स करी, कॉल सेंटर्स में भी जॉब करी, मैंने सेल्स में जॉब करी, और जहाँ गया नेटवर्क मार्केटिंग ने इतना सिखा दिया था, और प्रॉब्ली क्या ब्लड था मेरे अंदर, क्या वाइब्स थी, जहाँ जाए वहाँ जाके फोड़ा, अच्छा काम किया। सो कुछ कंपनीज हैं, जैसे ग्लोबल वैंटेज इंडिया थी, उसका मैंने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा सेल्स के अंदर। हमने आपकी ITBC इन्फोसिस्टम्स थी, उसका रिकॉर्ड तोड़ा। आपकी आर सिस्टम्स नोएडा में, उसमें आई वाज प्रमोटेड एज अ VP। सो बहुत अच्छा काम किया हमने। मतलब मैंने बहुत मेहनत करी। देयर इज अ स्टोरी व्हेन वी वेंट इनटू रियल एस्टेट। एंड वहीं मैं बस आना चाहती थी कि अभी हमने आपकी जर्नी की बात कर ली, हमने जाना आपकी लाइफ में आपने भी कितने हर्डल्स देखे हैं, यू नो। अगेन एक ऐसी फैमिली से, कैसे बैकग्राउंड से आना जहाँ पे एक मोमेंट ऐसा आ चुका है जब सब कुछ तबाह नज़र आ रहा है, और फिर तिनका जोड़ के खुद से स्क्रैच से कुछ बिल्डअप करना बिना हौसला खोए, it's a lot and it takes a lot from you. Let's talk about real estate now. जब आपने AM Realty Solutions open किया, उस टाइम पे what was the thought, what was the vision behind it, and again like why real estate after all of this? इतना सब कुछ करने के बाद
जितने भी हमने स्ट्रगल्स देखे आपकी लाइफ में ना, आप अपने, जैसे मैंने आपको बताया, आपने डिसीजंस, आज के डिसीजंस आपका कल डिसाइड करते हैं जी। तो आप अपनी लाइफ में जैसे आपने हर्डल्स देखे होते हैं, जो भी आपने प्रॉब्लम्स देखी होती हैं, हर प्रॉब्लम, हर हर्डल आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। अग्री। तो इतने सारे हर्डल्स और प्रॉब्लम्स के बाद ना एक चीज समझ में आ गई थी कि लाइफ में कुछ बड़ा करना। अगर छलांग मारनी है तो बड़ी मारो, बिल्कुल। अगर चांद सितारों तक छलांग मारोगे तो कहीं जाके चांद तक अटकोगे। राइट। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ अंशिका, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको पता है अगर पूरी दुनिया की एसेट को कंसोलिडेट कर दिया जाए, जैसे ऑयल, गैस, रियल एस्टेट, एवरीथिंग, सारी एसेट्स को कंसोलिडेट कर दिया जाए, तो क्या वैल्यू होगी? I don't know how many billions, like मुझे नहीं पता कि कुछ वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? तो आप इसको गूगल करना, तो अगर पूरी दुनिया की एसेट को कंसोलिडेट कर दो, जो उसकी वैल्यू है दैट इज क्लोज टू $323 ट्रिलियन। राइट। आपको पता है इसमें रियल एस्टेट का शेयर कितना है? कितना? अंदाजा लगाओ। In some billions, I guess. It's 82%. It's 263 trillion dollars is owned by real estate. Majority. 82%. So, wow. इतनी चीज समझ में आ गई थी कि इस दुनिया में ना, अगर जमीन है, फॉर एग्जांपल आप लैंड की बात करते हो, तो आज से 200 साल पहले चले जाओ, तब भी इस दुनिया में, या हिंदुस्तान की बात करते हैं तो उतनी जमीन थी। हाँ जी। आज 200 साल बाद है, और आने वाले 100 साल चले जाओ, ये जमीन उतनी रहेगी। हाँ। पहले फ्री जमीन जो थी, हाँ, बहुत थी, हाँ, अब वो ऑक्यूपाई होती गई, इंडस्ट्रीज लग गई, लोग आ गए, पॉपुलेशन बढ़ गई, बिल्डिंग्स बन गई, मॉल्स बन गए, सब कुछ बन गए। हाँ, फॉर एन इंडिविजुअल जिसको अपने लिए एक रियल एस्टेट एसेट रेडी करना है, मतलब अपने पोर्टफोलियो में डालना है, अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए सेव करके रखना है, विद एवरी सिंगल डे, प्रॉब्ली यू से एवरी सिंगल सेकेंड, ये जो लैंड बैंक है ना, ये खत्म होता जा रहा है। राइट। एक ऐसी एसेट है जो कभी रीजनरेट नहीं हो सकती। अग्री। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसका शेयर एसेट पोर्टफोलियो के अंदर 82% है पूरी दुनिया की एसेट का, और एक ऐसी एसेट जो कभी रिप्रोड्यूस नहीं हो सकती। और दिमाग खनका, मैंने कहा यहाँ कुछ कर सकते हैं बढ़िया। सेल्स तो थी अंदर, खून में बिजनेस भी था, अपने आप को समझ में आ गया था कि हम जब अंधेरे में लाइट के बिना 100 बच्चों का एडमिशन ले सकते हैं। Exactly. तो ये किस खेत की मूली है? That brought me, that confidence brought me into real estate. To be very honest, बहुत लोगों ने बोला it is not your cup of tea, कि आप तो ये कर रहे हो, आप IMT गाजियाबाद से आपने MBA करा है, आपका पोर्टफोलियो कुछ और है, बिल्कुल अलग बैकग्राउंड जा रहे हो, आप रियल एस्टेट में जा रहे हो, पता नहीं, आई रीड अ लॉट। तो मैंने रिसर्च किया, मुझे लगा कि दिस इज द प्लेस, और फिर मैंने बहुत सारी मार्केट्स को रिसर्च करना स्टार्ट किया। आई रिसर्च अबाउट प्राइमरी मार्केट्स। सो रियल एस्टेट में दो तरह की मार्केट्स होती हैं, वन इज अ प्राइमरी मार्केट, वन इट इज अ सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो है जैसे 20 साल पहले का नोएडा, या 25 साल पहले का गुड़गांव, जब लोगों को यहाँ की वैल्यू, प्रॉपर्टी की वैल्यू पता नहीं थी। धीरे जब डेवलप हो रहा था, या शायद हुआ भी नहीं था, इनिशियल स्टेज पे होगा। ये उस समय का रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ। तो हमने दिल्ली NCR के पास उन जगहों को टारगेट किया जो प्राइमरी मार्केट है, क्यों प्रॉफिट फ्रेंडली थी। अब इसके पीछे एसेंस बताता हूँ। अपनी जेब में पैसा तो था नहीं कि मैं कल जाऊं और 100 करोड़ की लैंड खरीदूं और लोगों को बेचना स्टार्ट कर दूं। 100 करोड़ की लैंड खरीदने के लिए कम से कम 10 करोड़ तो जेब में होने चाहिए, राइट? कि मैं किश्तों में भी जमीन खरीदूंगा तो मेरे पास 10 करोड़ तो होने चाहिए। बिल्कुल। तो हर चीज ना, भगवान आपकी हर चीज कहीं ना कहीं आपको प्रोड्यूस करके दे देता है, लिंकअप कर देता है। किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपको मिलाने में लग जाती है। तो वही आप मान लीजिए। तो पैसा भी उतना ही था, तो हमने प्राइमरी मार्केट को बहुत R&D करी उसके ऊपर। तो हमने दिल्ली NCR के पास ऐसी मार्केट्स को ढूंढा जहां पे आने वाले टाइम में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही थी। आने वाले टाइम में मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल जोन्स बन रहे थे। गवर्नमेंट की प्लानिंग थी। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, अभी मोदी गवर्नमेंट स्मार्ट सिटीज मॉडल पे काम कर रही थी। कि जहां पे PPP मॉडल, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंदर न्यू सिटीज डेवलप हो रही थी। वो क्रैक किया। हमने कहा यहाँ पे क्रैक करते, जहाँ पे टिकट साइज छोटा और रिटर्न्स हाई, मे बी फ्यूचर रिटर्न्स हाई हो जाता। मैं आपको जैसे समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल अंशिका, आप आज नोएडा में 1 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीद लेते हो, ठीक है? 2-3 साल 4 साल बाद वो 1 करोड़ रुपए का फ्लैट 1 करोड़ 30 लाख का हो गया। तो आपने कितने % रिटर्न कमाया? 30% रिटर्न कमाया। तो आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया, 30 लाख रुपए कमाए, 30 lakhs यू अर्न, बिग अमाउंट। अब आप सोचो, आपने 5 लाख रुपए की जगह ली या 10 लाख रुपए की जगह ली जी, और वो 4-5 साल बाद 20 लाख रुपए की हो गई। तो आपने पैसा कितना कमाया?
10 लाख 10 लाख, तो आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया और 10 लाख कमा, लेकिन आपने रिटर्न कितना कमाया? ऑब्वियसली इट इज कंपैरेटिवली 100%। अच्छा, बट अगेन सिंस वो अमाउंट बड़ी है तो इट लुक्स लाइक कि ओ माय गॉड यार, आपने वहां पे 1 करोड़ इन्वेस्ट करके 30 लाख कमाया, आपने रिटर्न, आपने पैसा भले 30 लाख कमाया, बट आपको जो रिटर्न है दैट इज 30%। यहाँ पे आपने 10 लाख इन्वेस्ट करके 10 लाख कमाया सिर्फ 10 लाख, डबल हो गया, लेकिन द अमाउंट ऑफ रिटर्न व्हिच यू हैव गॉट इज 100%. That is the essence of a primary market. Primary market gives you a leverage where your initial money invested is less and the returns what you expect out of that place is high. अगर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरी सैलरी मान लीजिए 40,000 रुपए है, जिसमें कि मुझे घर का रेंट देना होता है और मेरे मल्टीपल खर्चे और सारी चीज़ें हैं, एक लाइफस्टाइल भी आज के वक्त पे लोग बिल्ड करके रखते हैं, हालांकि इतनी कम सैलरी में वो भी नहीं हो पाता, बट हाँ लाइक बेसिक खर्चे फुलफिल करते हुए इन द एंड ऑफ द मंथ कुछ नहीं बचता। ऐसे केस में मैं कैसे इन्वेस्ट कर सकती हूँ? लाइक एज पर यू व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर मी? सी, रियल एस्टेट एक ऐसी एसेट है जो कभी कंफर्टेबल होके खरीदी ही नहीं जा सकती। ओके, मैं आपकी बात या किसी इंसान की बात जो 40-50 हजार रुपए कमाता है वो नहीं, जो 2 लाख रुपए महीना कमाता है ना फैमिली, उसके लिए भी आज अगर आप नोएडा में रहते हो और एक हस्बैंड और वाइफ 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, तो उनके लिए भी वो कहाँ इन्वेस्ट करें उनको नहीं पता। अग्री, राइट। नोएडा के अंदर आज से कोविड से पहले जो प्रॉपर्टी प्राइसेस थे और आज जो प्रॉपर्टी प्राइसेस है, जहाँ वो 7-8 हजार 9 हजार रुपए स्क्वायर फीट में ट्रेड होता था, 26-27 हजार रुपए स्क्वायर फीट में ट्रेड होता है। सो ना ही इतना आपके पास किसी की इनकम अब में इतना चेंज आया है दैट पीपल हैव स्टार्टेड, उनका जो 4-5 साल पहले कमा रहे थे और आज में उनकी इनकम इट्स नॉट 4 or 5 times, इट प्रॉपर्टी हैज अप्रिशिएटेड लाइक एनीथिंग। अग्री। और जमीन जो होता है ना अंशिका, वो किसी का वेट नहीं करती। ट्रू दैट, राइट। इंसान सोचता रह जाता है कि कब मैं कंफर्टेबल हूँगा और मैं कब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर पाऊंगा, कब अपना घर खरीद पाऊंगा, कब अपनी जमीन खरीद पाऊंगा, वो सोचता रह जाता है और हर मौका निकल जाता है। तो जो भी इंसान आपके सवाल का जवाब देते हो, आपकी जो भी इनकम है उसका एक सर्टेन परसेंटेज 20 to 25% यू हैव टू सेव फॉर योर फ्यूचर जनरेशंस। दैट हैज टू बी सेव्ड। और यही फर्क होता है आपके एक लैंड बैंक में और आपके बैंक में जो आपका पैसा पड़ा है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, आज अंशिका आपके अकाउंट में 5 करोड़ रुपए पड़े हैं, आप कैसे घूमोगे? चौड़े हो गया ना, मेरे अकाउंट में 5 करोड़ रुपए पड़े हैं, बताओ क्या खरीदना है, राइट? बिकॉज योर बैंक बैलेंस गिव यू दैट कॉन्फिडेंस दैट आई हैव सम मनी, इफ आई हैव टू बाय समथिंग आई विल बाय इट, स्पेशली व्हेन यू हैव लिक्विड कैश। So liquid cash, I'm talking about liquid cash which is there in your bank, that for your family, for your friends, for yourself, because you have a bank balance. But very few people think about लैंड बैंक बैलेंस। जो आपका बैंक बैलेंस है, जो आपके सेविंग्स अकाउंट में पैसा पड़ा है, आप उसके बारे में तो सोच रहे हो, लेकिन जो आपका लैंड बैंक है उसके बारे में आप नहीं सोच रहे हो। और आने वाले 10 साल 20 साल 25 साल में आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप टाटा, बिरला, अंबानी, जिनकी भी बात करते हो, उनका कोई मुंबई में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, दे आर इन्वेस्टिंग ऑल ओवर द इंडिया इन रियल एस्टेट। Agree. अगर आप बिल गेट्स की बात करोगे तो उसका जो पूरा पोर्टफोलियो है यूएस के अंदर, इतनी हाईएस्ट लैंड बैंक सिर्फ बिल गेट्स के पास है। Agree. Not just these people. अगर मैं सेलिब्रिटीज की भी बात करूं, एक इंटरव्यू बहुत ज्यादा वायरल हुआ था ऑफ अक्षय कुमार, या ही वाज सेइंग कि आप जितने भी मुंबई की बिल्डिंग्स में जाओगे, वहां पे करीना कपूर और करिश्मा कपूर, इनकी फैमिली का कोई ना कोई आपको फ्लैट मिलेगा। तो इवन सेलिब्रिटीज आर इनटू इट, बिकॉज उनको पता है कि उनके पास जो पैसा है वो बहुत लिमिटेड वक्त के लिए है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वुमेन, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडस्ट्री में उनकी लाइफ कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। तो उनको पता है एक सर्टेन टाइम के लिए पैसा है, या तो आप उसका कुछ बिजनेस वेंचर ओपन कर लो, या फिर आप उसको प्रॉपर्टी में लेंड के फॉर्म में आप जो कि इन्वेस्ट कर दो, जो कि आपको बाद में जाके प्रॉफिट दे के ही जाएगा। सो दैट्स ट्रू। या एब्सोल्युटली। You talk about any millionaire, any billionaire, any celebrity, any well-known face. You talk about Virat Kohli, you talk about any celebrity, you talk about Vivek Oberoi, देख लो, पहले movies में used to come, right now उनका portfolio, you know what Vivek Oberoi's real estate portfolio as on date is 1200 crores. Oh wow. राइट। सो आप केपी ग्रुप, ये जो आपका डीएलएफ ग्रुप है आपका, केपी सिंह, आप यू नो व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी? 60,000 करोड़। और एक वक्त था जिनकी ये जो केपी सिंह जी हैं, अपनी डीएलएफ वाज सेलिंग एट 29 लाख रुपीस। मतलब जो इंसान अपनी कंपनी 29 लाख रुपए में बेच रहा था, आज उन्होंने 26 एकड़ लैंड
तकरीबन 845 करोड़ में खरीदी है जो लास्ट ट्रांजैक्शन हुई है गुड़गांव की। वाओ, अमेजिंग। सो दिस इज लैंड पीपल आर इन्वेस्टिंग बिकॉज उनको पता है कि लैंड विल नॉट बी एबल टू डेवलप। आप यू लाइक डायमंड्स अंशिका? Obviously, every woman loves jewelry and diamonds especially. तो पहले डायमंड्स जो होते थे ना वो प्रोड्यूस नहीं किए जाते थे। आज की डेट में लैब ग्रोन डायमंड्स आ गए हैं, तो लोग डायमंड्स की पहले वैल्यू होती थी। आज की डेट में कुछ भी कर लो आप, गोल्ड को दोबारा माइन कर सकते हो, डायमंड्स को जनरेट कर सकते हो, बट लैंड एक ऐसी चीज है which cannot be generated. So I feel very honored and I feel very lucky that I'm in part of this industry, and I'm really feel good when I help people and buying lands, buying assets for themselves, their future generations, and even get them good returns. So real is basically not a future asset, it's a future vision. Got it. You need to have a vision if you want to have a real estate property. If you do not have a vision, you cannot have a real estate asset. ऐसे में how to invest? Like एक इंसान strategize कैसे कर सकता है for a long term? मैं आपको बहुत interesting fact बताता हूँ और आपके viewers को भी. Okay. क्योंकि ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा मैंने देखा है, लोग पूछते हैं, मुझसे भी पूछते हैं, एंड सम क्लाइंट्स कम अप टू माय टीम, दे आस्क कि हम हमको रेंट के घर पे रह रहे हैं, रेंट रखें या घर खरीदे। तो मैं आपके व्यूअर्स को भी बहुत मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल आंसर देता हूँ इसका, और आप लोगों को अगर आप समझेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, सो यू कैन रिलेट विद योर पर्सनल लाइफ एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, आप एक घर खरीदते हो, वो 1 करोड़ रुपए का है जी, ठीक है। उस 1 करोड़ रुपए का घर आप बैंक लोन लेते हो, आप लिवरेज लेते हो बैंक से, और वो आपकी EMI अराउंड 70,000 रुपए की आपकी EMI है। तो 70,000 इज योर EMI जी, यू हैव टेक इट फॉर 1 ईयर और फॉर 20 ईयर्स। 1 करोड़ रुपए की आपकी प्रॉपर्टी है जी। अब वो घर आप खरीदते नहीं हो, वो घर आप रेंट पे लेते हो, तो आपको रेंट मिलेगा 25,000 रुपए जी। 25,000 रुपए में आपका घर हो गया, आपको EMI नहीं देनी, अब 70,000 रुपए यू आर रेडी। अब आपको आप अपनी और चीजें, अपने आईफोन खरीद सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, लाइफस्टाइल मेंटेन करके रख सकते हो, रात सैटरडे संडे आप में पार्टीज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बिकॉज लाइफस्टाइल इज लाइक दिस टुडे। चलो आप आज से 20 साल बाद देखते हैं। आज जो रेंट आपका 25,000 है, वो 20 साल बाद वही रेंट शायद 80 या 90,000 रुपए होगा। अग्री, बढ़ेगा। 20 साल बाद आपकी EMI कितनी होगी? 75,000, 70,000। जो EMI आपकी आज है वो 20 साल तक EMI वही रहेगी, लेकिन जो रेंट आपका आज है 25,000, वो रेंट 20 साल बाद 75,000 होगा, और ये नहीं पता कि वो 20 साल बाद आप 75-80,000 रेंट अफोर्ड कर पाओगे कि नहीं। प्लस जो प्रॉपर्टी आज आपने 1 करोड़ रुपए की खरीदी, वो 20 साल बाद 5 करोड़ की भी हो सकती है, 7 करोड़ की भी हो सकती है। आपने सिर्फ रेंट पे रह के क्या क्या खोया? एक तो EMI 20 साल तक फिक्स थी, लेकिन आपका जो रेंट है वो 20 साल तक फिक्स नहीं है। एंड यू ऑल्सो लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी वेयर यू कुड इवन गॉट कैपिटल अप्रिसिएशन ऑन योर प्रॉपर्टी, एंड यू हैव नथिंग इन योर एसेट क्लास। आपके एसेट पोर्टफोलियो 0 है। एंड ऑफ द डे आप स्टिल एक रेंटेड अकोमोडेटेड घर पे रहते हैं। बिल्कुल। सो फॉर एनी स्मार्ट पर्सन, मैं जिस भी इंसान से मिलता हूँ जो मुझसे ऐसे कम्युनिकेट करता है, मुझसे सवाल पूछता है, मैं उनको हमेशा समझाता हूँ आपको थोड़ा बहुत अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा अपने शौक में। अगर आपकी अर्निंग कम है तो अपनी चीजों को रिस्ट्रिक्ट करो। आईफोन की जगह नॉर्मल फोन खरीद लो जी। पार्टीज हफ्ते में 3 दिन या 2 हफ्ते में 2 बार कर दो, 1 हफ्ते में 1 बार कर दो। रिस्ट्रिक्ट करो एंड क्रिएट एन एसेट फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर फ्यूचर जनरेशंस। ये कभी वापस नहीं आएगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप प्रॉपर्टी आज नहीं खरीद पा रहे हो, मतलब अपने घर के पास नहीं खरीद पा रहे हो, कोई बात नहीं, आज आप रेंट पे रह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने घर से 200 किलोमीटर दूर जाके एक प्रॉपर्टी खरीद लो। ओके। 300 किलोमीटर दूर जाके प्रॉपर्टी खरीद लो। मैं आपको बता रहा था ना, अदानी, बिरला, अंबानी, अब इनको उठा लो। क्या वो ये प्रॉपर्टी सिर्फ मुंबई और गुजरात में खरीदते हैं? नो। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लोग क्या कहते हैं कि उनको घर वहीं खरीदना है जहां वो रहते हैं। मेरा घर तो जी दिल्ली में है, मैं वहीं प्लॉट खरीदूंगा जी। मेरे को रोज अपना प्लॉट दिखना चाहिए। That's true. रियलिटी। अब आप उसको खरीद तो सकते नहीं। अब सोचिए फॉर एग्जांपल, मेरे को ल्यूई विटॉन की शर्ट पहननी है या मुझे बॉलमैन की शर्ट पहननी है और मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि मैं तो ल्यूई विटॉन ही पहनता हूँ या मैं बॉलमैन ही पहनता हूँ। मेरे साथ LV का टैग है, राइट, लेकिन मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरी आई एम नॉट एबल टू मूव माय हैंड। इससे अच्छा ये नहीं है कि तुम्हें नहीं खरीदनी, वो शर्ट पहनो जो आप कंफर्टेबल हो, बिकॉज यू हैव टू कवर योर बॉडी, यू नो, दैट इज द मोटिव, दैट इज द मोटिव। सो पॉइंट इज कि अगर आपका घर, आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो और आप दिल्ली एनसीआर के प्रॉपर्टी प्राइसेस ऑलरेडी अप्रिशिएट हो चुके हैं, आप थोड़ा सा 500 किलोमीटर दूर जाके प्रॉपर्टी खरीदो। वो क्या होगा, अब आपकी बजट, आपका जो बजट है, आपने उस बजट के अंदर प्रॉपर्टी खरीद ली जी। आपने अपने स्ट्रेस नहीं हुआ, आपने ऐसा नहीं किया कि आज आपने ल्यूई विटॉन की शर्ट पहन ली जो आपको फिक्स नहीं हो रही है, आपको
तकलीफ दे रही है, आपकी जो भी अर्निंग है उसी में से आपने अपना एक छोटा सा घर खरीदा जिसकी आप EMI दे रहे हो, कम से कम वो घर भी 20 साल बाद, 10-15 साल बाद आपके लिए एसेट जनरेट करके देगा। एक सर्टेन अमाउंट आपको देके जाएगा। आज आपका घर का अमाउंट 25,000 रुपए आप यहाँ पे रेंट दे रहे हो, आपका 20,000 रुपए वहां से आ जाएगा, 15,000 वहां, तो आपका जो गैप है वो 10,000 का ही आएगा। 20 साल बाद अगर आपका रेंट 50,000 होगा तो वहां का भी 30-35 हो जाएगा। तो कम से कम आपके पास फ्यूचर के लिए एक स्ट्रेस नहीं रहेगा, प्लस आपके एसेट पोर्टफोलियो के अंदर कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी। अग्री। मतलब आई गेस टुडे आई एम सो श्योर जो हमें सुन रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, उन सबको भी बहुत अलग पर्सपेक्टिव, एक बहुत अलग ही एक इमेज सॉर्ट ऑफ उनके सामने क्लियर हो गई होगी, मेरे सामने भी होगी, बिकॉज दिस इज क्रेजी इफ यू थिंक अबाउट इट कि दैट इज ट्रू। शायद आज मुझे वो 70-80 हज़ार अमाउंट बड़ा लग रहा होगा, बट फ्यूचर में जब ये ही मेरा रेंट हो जाएगा तो वो अमाउंट ऐसा हो जाएगा कि मुझे एनी विच वेज देना है, और तब वो मुझे ज्यादा चुभेगा ऑनेस्टली। तो इट इज सो ट्रू दैट we need to invest, but we need to invest wisely. That is even more important. At the right time. At the right time, yeah. Decisions taken at the right. ये कल कभी नहीं आता मैम, अंशिका जी, कभी कल नहीं है। जो इंसान सोचता है ना कल ये कर लूंगा, वो कल को जब तक आप आज नहीं बनाओगे वो कल कभी नहीं आने वाला। कल तो ये भी नहीं पता हम होंगे या नहीं होंगे। That is so true. So मैं आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट देता हूँ, टेक अवे है आपके व्यूअर्स के लिए भी जी। थिंक बिग, बड़ा सोचो जी, ठीक है। एम्ब्रेस रिस्क, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बनो, बिकॉज फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु रियली ओन इट, हु फाइट फॉर इट। आप फ्यूचर कहते हैं ना, आपको पता है विजन की व्हाट, इफ यू हैव टू गिव अ डेफिनेशन फॉर विजन, व्हाट इज दैट? Definition of a vision is the ability to see the future. Since we're talking about property here, कि property में invest करना कितना beneficial और कितना crucial होता है और कितना नहीं होता है एक इंसान के लिए. Similarly, one more question arises here कि land versus flats. ये I guess एक ऐसा topic है जो हमेशा हर किसी के जहन में आता है और इंसान को सबसे ज़्यादा confuse करता है कि इन दोनों में से किस चीज़ में invest करना चाहिए है. What is your opinion? कि whether one should like, अगर किसी इंसान के पास आज 50 लाख है, 1 करोड़ है, तो क्या उस इंसान को लैंड के साथ जाना चाहिए है या फिर उसको एक फ्लैट में इन्वेस्ट करना चाहिए? अंशिका, पहले मुझे बताओ ये क्वेश्चंस आप कहाँ से नोट करके लाए हो? मतलब या तो आपने मार्केट के जितने भी टॉप रिसर्च को, जितने भी व्हाट डू यू से हाईली मोस्ट रिसर्च और रिसर्च क्वेश्चंस जो सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी लोगों को इन जनरल होती है. लेट मी टेल यू, ट्रस्ट मी, दीज आर ऑल सच अ क्वेश्चंस जो शायद ऑडियंस की जगह अगर मैं बैठी होती तो मुझे खुद उनके आंसर्स किसी से चाहिए होते. इट इज समथिंग लाइक दैट. तो मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर बताता हूँ. प्लीज. फ्लैट किसके ऊपर बनाए जाते हैं? जमीन के ऊपर, लैंड के ऊपर. आपका क्वेश्चन है कि लैंड खरीदे या जमीन, ठीक है. अब आप 20-30 साल पीछे चले जाओ. हाँ. पहले पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ इंडिविजुअल हाउसेस बनते थे. कहते थे अपना घर, अपनी जमीन, अपनी छत. बिल्कुल. राइट. और बहुत मैटर करती थी वो चीज. बहुत मैटर करती थी. फिर आए बिल्डर फ्लोर्स. जी. लोग बिल्डर फ्लोर्स बनाने लग गए. फिर आए लो राइजेस. यस. कि 6 फ्लोर की बिल्डिंग बनने लगी. बिल्कुल, छोटी-छोटी बिल्डिंग्स बनने लगी. फिर आए हाई राइजेस. कि 10 फ्लोर, 12 फ्लोर, 15 फ्लोर. नहीं, मैं बता रहा हूँ 10, 12, 15 फ्लोर. अब कल्चर और आगे आ गया जी. टॉप बिल्डिंग. हम तो बुर्ज खलीफा, जिसने बुर्ज खलीफा बनाया हम उससे बनवा रहे हैं. 40 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहे हैं, 50 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहे हैं. अच्छा, क्यों बन रही है 100 फ्लोर की बिल्डिंग? लैंड की कमी, आई गेस. ओके. सी, यू आर ट्रीटिंग मी हियर नाउ. मैंने कहा था बाय एंड ऑफ दिस इंटरव्यू विल कन्विंस यू टू बाय अ प्रॉपर्टी. ओके. सो अच्छा, ये जमीन है. इस जमीन के ऊपर पहले एक घर बनता था, तो उस जमीन की वैल्यू X थी जी. उसी जमीन के ऊपर लो राइज बना तो उसकी वैल्यू X into समथिंग हो गई. फिर उसमें 10 फ्लोर की बिल्डिंग बनी, X into और समथिंग हो गई. फिर उसमें 50 फ्लोर की बिल्डिंग, X into सम. मतलब लैंड की वैल्यू, फ्लैट की वैल्यू तो उतनी होती जा रही है जी. मतलब अगर घर था तो 1 करोड़ का था, फ्लैट हो गया तो 80 का हो गया, और छोटा फ्लैट हो गया तो 70 का हो गया, और छोटा हो गया तो 60 का हो गया. Agree. लोग सिक्योरिटी के लिए जरूर बोलते हैं फ्लैट्स के लिए, लेकिन आने वाले टाइम में मैंने आपको जैसे बताया, लैंड को आप फ्लैट से कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं. ओके. लैंड, जैसे मैंने आपको पहले बताया, लैंड की स्कैर्सिटी है, और जितनी स्कैर्सिटी बनती जाएगी, टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस होती जाएगी, फ्लैट्स उतने ज्यादा बनते जाएंगे. इफ यू ओन अ पीस ऑफ लैंड टुडे, दैट कुड हैव मल्टीपल यूजेस, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, बट इफ यू ओन अ पीस ऑफ फ्लैट, दैट इज ओनली वन यूज.
Okay. Only residential. That is so Nothing true. else. So true. Do you understand? So if Yeah. you own हमेशा वो चीज खरीदो ना. अब लोग गोल्ड डायमंड का रेट क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसकी स्कैरसिटी है. अगर ये भी पत्थर की तरह नदी किनारे मिलने लग जाए तो उसकी कीमत क्या रहेगी? तो जिस चीज की स्कैरसिटी है उसकी डिमांड ज्यादा है. सिंपल. जो आपको कम मिलेगा, अब केसर है, केसर इतना सा बहुत महंगा मिलता है जी, है ना, और दूसरे जितने मसाले हैं बहुत कम रेट में मिलते हैं क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है. केसर इजीली अवेलेबल नहीं है, वो ठंडी जगहों पे मिलता है, ऑल दैट स्टफ, राइट. जिस चीज की स्कैरसिटी है, जिसकी डिमांड ज्यादा है, उसका रेट ज्यादा होगा. तो लैंड जिसकी स्कैरसिटी है उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं. ब्रोकर्स कम टू अस, दे कन्विंस अस फॉर अ फ्लैट, बाय अ फ्लैट. Yes. It would be a secure. ठीक है, अगर आपके पास एक लिमिटेड इनकम है तो you can buy a flat. लिमिटेड इनकम प्लस शायद थोड़ा सा ये आपकी नीड के ऊपर भी डिपेंड करता है. अगर आप ऐसे जो अभी तक आप एक रेंटेड प्रॉपर्टी में ही रह रहे हो और आपको सबसे पहले एक घर का ओनर बनना है, उस केस में मे बी यू कैन गो फॉर अ फ्लैट. या बट उसके बाद नेक्स्ट जो आपका टारगेट होना चाहिए इज टू ओन अ पीस ऑफ लैंड. आज की डेट में अगर आपके पास जमीन है ना अंशिका जी, आज भी मैं आज की बात कर रहा हूँ, मतलब अप्रैल 2026, इफ यू हैव अ लैंड इन योर बैंक, इन योर पोर्टफोलियो, एसेट पोर्टफोलियो, आप राजा हो हिंदुस्तान में. ओके, राइट. यू और आने वाले टाइम में राजा बहुत बड़े बनते जाओगे अगर आपके पास पीस ऑफ लैंड. यू शुड नेवर स्किप लैंड. मतलब लैंड और फ्लैट का कोई भी कंपैरिजन नहीं है. लैंड इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर फ्लैट. गॉट इट. जो अब तक लोगों का माइंडसेट था कि यू कैन जस्ट क्रिएट एन एसेट बाय बाइंग गोल्ड और डायमंड्स, वो माइंडसेट अब शायद लोगों को बदलने की जरूरत आ गई है. सिंस मतलब इट वाज वेरी कन्विंसिंग कि यू डोंट नो गोल्ड का प्राइस आज क्या है और कल क्या होगा, बट व्हेन इट कम्स टू अ लैंड, एक तो आपको एक सर्टेन टाइम पहले पता होगा, प्लस इट इज समथिंग जिसकी कमी ही हो रही है, राइट. हम नई जगह डेवलप नहीं कर सकते हैं और कमी हो रही है, यानी कि कोई चीज कम हो रही है तो जाहिर सी बात है उसका प्राइस बढ़ेगा और वो हमेशा बढ़ता रहेगा क्योंकि लैंड भी विद टाइम कम होती जाएगी. दैट इज सो ट्रू. ओके, सो लाइक वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू आस्क टू यू. हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, जैसे आपने कहा कि अगर आसपास कहीं नहीं लेना है, यू शुड गो फॉर 200-300 किलोमीटर्स अवे, वहाँ जाके कुछ देखो. तो अगर मैं थोड़ा दूर की सोचती हूँ तो जैसे एक सबका सपना होता है कि जैसे कुछ प्रॉपर्टीज इकट्ठी कर ली आसपास, एक घर ले लिया. अच्छा, अब इसके बाद हर किसी की तमन्ना होती है तो गोवा साइड में जाके दे शुड गेट अ हाउस और लैंड, या फिर वो माउंटेन वाले जो एरियाज होते हैं वहाँ एक सुकून भरी जगह वो ओन करें. हर कोई ये चाहता है. एज पर यू, कौन सी ऐसी जगह है जो सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी रखती है ऑफ ग्रोथ इन द सेंस ऑफ मनी, अगर मैं आज कोई अच्छी प्रॉपर्टी किसी अच्छी जगह पे खरीदना चाहूँ तो? आपने कभी CNBC देखा है? तो CNBC के अंदर बहुत सारे आपके वेल्थ मैनेजमेंट के लोग आते हैं. दे एडवाइज पीपल कि आपको किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए. ओके. हमारे वॉरेन बफेट थे जिनको हम गॉड मानते हैं स्टॉक मार्केट का, तो पीपल यूज टू टेक एडवाइस फ्रॉम देम, कॉपी देयर ट्रेड्स कि ये कहाँ ट्रेड कर रहे हैं जी. हिंदुस्तान के 30 to 35% HNIs की बात कर रहा हूँ. दे हैव ईदर इन्वेस्टेड इन गोवा और दे आर इन अ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग. आई एम टॉकिंग अबाउट 30 to 35% HNIs ऑफ इंडिया. ओके, राइट. मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये ट्रेंड है. अगर आप नहीं समझोगे, फॉर एग्जाम्पल आपका एक फ्रेंड सर्कल होगा अंशिका जी, और उस फ्रेंड सर्कल में कभी भी घूमने की बात होती हो कि चल यार कहीं घूमने चलते हैं जी, तो आई कैन गारंटी टॉप 2 या 3 में गोवा होता होगा. अग्री. गोवा चलते हैं, टॉप 2 and 3 में गोवा होता होगा. तो गोवा एक ऐसी मार्केट है क्योंकि इट इज द बीच कैपिटल ऑफ इंडिया. यस, इंडिपेंडेंट स्टेट है जी. और इसका जो पहले सेंटर था ना वो पंजिम था, जहाँ पे इसका पहले एयरपोर्ट था. अब ये एयरपोर्ट शिफ्ट होके मोपा एयरपोर्ट पे आ गया. ओके. तो जो एयरपोर्ट है ना, इसमें अपना एक इकोसिस्टम बना दिया है. बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ. ओके. ये गुड़गांव के पास एरो सिटी है जी. तो आपने देखा क्या, मतलब यू टॉक अबाउट एनी मल्टीनेशनल, मतलब 500 फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से 125 गुड़गांव में है. बिल्कुल ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस एरो सिटी. गुड़गांव इज हब. यस यस. अगला गुड़गांव है वो. मतलब आप इमेजिन करो, तकरीबन 2600 करोड़ रुपए उस एयरपोर्ट पे ऑलरेडी डाल चुके हैं. 2162 एकड़ की लैंड में एयरपोर्ट बन रहा है. वाओ. और अभी पूरा कार्गो और लॉजिस्टिक्स तो भी स्टार्ट नहीं हुआ है. 1 करोड़ लोग लास्ट ईयर इस न्यू एयरपोर्ट पे लैंड हुए हैं. वाओ. और 4 करोड़ लोगों की कैपेसिटी है. जो एयरपोर्ट 4 करोड़ लोगों को
की कैपेसिटी से बन रहा है, आप उसका विजन देख लो। एग्जैक्टली, एक्सपेक्टेशन उसको बनाया ही उसी विजन के लेवल साथ से गया है कि 4 करोड़ लोग वहां पे लैंड करेंगे एट Yeah. गोवा। सो 4 करोड़ लोग इस एयरपोर्ट पे लैंड कर सकते हैं। इस कैपेसिटी से और इस विजन से इस एयरपोर्ट की भूमिका पूरी रखी गई है और 2132 एकड़ के अंदर ये एयरपोर्ट बनाया गया और एशिया के टॉप 10 एयरपोर्ट्स में से एक है। ओके अंशिका जी, जो एयरपोर्ट होता है ना, वो जी। अपने आप में एक इकोसिस्टम लेकर आता है। Okay. जैसे यहाँ पे एक एरो सिटी जी 232 एकड़ के अंदर एरो सिटी बन रही है, उसी के अंदर आपके डेल्टन रॉयल कंपनी जिसमें 90 एकर्स लैंड उन्होंने एक्वायर करी है, जिसके अंदर कन्वेंशनल सेंटर्स, 5-स्टार होटल, Hotels, yes, आपके थीम पार्क्स और गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट लैंड कसिनोज। अभी तक जितने भी कसिनोज गोवा के अंदर है वो सारे वाटर कसिनोज हैं ओके जो पंजिम में है। ओके तो ये सारे लैंड कसिनोज इसी एयरपोर्ट के अराउंड ऑलरेडी लैंड एक्वायर्ड है, काम चल रहा है। वाओ, बीसीसीआई का क्रिकेट स्टेडियम आ रहा है, जी। पहला क्रिकेट मैच तक प्लान हो गया कि साउथ अफ्रीका खेलेगी, मतलब उस लेवल तक की प्लानिंग इस एयरपोर्ट के आसपास हो चुकी है। गॉट इट। इसके अंदर आपका क्या कहते हैं आईटी पार्क्स, 2 आईटी पार्क्स आ रहे हैं जिसके अंदर Amazon और Google जैसे प्लेयर्स ऑलरेडी लैंड एक्वायर कर चुके हैं। Amazing. मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, एक ऐसा इकोसिस्टम है, जैसे आपका जेवर एयरपोर्ट इज अगेन नेक्स्ट बूम, Yes, यू नो, yes. एशिया के वन ऑफ टॉप एयरपोर्ट्स, नंबर 1 एयरपोर्ट में से इसको बताया जा रहा है, जिसको भी जी। रिसेंटली मोदी जी ने लॉन्च किया है। जी ये जो एयरपोर्ट्स होते हैं ना, हिंदुस्तान में कहीं भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आए इस लेवल का, वो अपना एक खुद का इकोसिस्टम लेकर आता है। ओके दिल्ली का पहले जो सेंटर था वो दरियागंज था, जी आज की डेट में वो साउथ दिल्ली है, राइट? Yes. क्योंकि साउथ दिल्ली से फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा कनेक्टिविटी, यस पहले गोवा का जो सेंटर था वो पंजिम होता था, ओके अब इसका जो सेंटर है वो शिफ्ट होके ये मोपा हो गया है, नॉर्थ गोवा। अब बेसिकली अगर आप मोपा एयरपोर्ट पे बैठते हो फ्लाइट जी। में, तो जब तक आप फ्लाइट में बैठे हो आप गोवा में हो, फ्लाइट जैसी उड़ी आप महाराष्ट्र में हो, तो इट इज ऑन द बॉर्डर। ओके सो अराउंड 5,400 करोड़ गोवा गवर्नमेंट इस एयरपोर्ट के आसपास डेवलपमेंट पे लगा रही है और 8,000 करोड़, मतलब गोवा गवर्नमेंट से ज्यादा जी 8,000 करोड़ महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है वो उसके आसपास जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उस पर लगा रहे हैं। वाओ, मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, ये फ्यूचर है। गोवा में आज की डेट में अगर आप लैंड खरीदोगे, लैंड पहले में बहुत स्कैर्सिटी है, जी। 60-70 हज़ार रुपए गज में आपको तब भी लैंड मिल सकती है। ओके यहाँ पे आपको लैंड आज भी 30-35 हज़ार रुपए गज में मिलती है। एक बहुत बड़ा स्पेस है जहाँ पे एक ऐसा इन्वेस्टर जिसके पास एक मिनिमम, मतलब कम पैसा है जी। और लॉन्ग टर्म एसेट Investment. अपनी जनरेट करना चाहता है, इट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। मैं इस आपके व्यूअर्स को अपने इस इंटरव्यू के थ्रू बताना चाहता हूँ, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, पीपल शुड लुक इनटू इट, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ इंडियन टूरिस्ट नहीं आ रहा है, जी। ग्लोबल टूरिस्ट आ रहा है। ओके गोवा Yes, के that's अंदर true. यू गेट ग्लोबल टूरिस्ट, रशियंस, Yes. मतलब पीपल फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। जो इंडिया में आ रहा है, जो टूरिस्ट इंडिया में आता है बाहर से, वो गोवा जरूर जाता बिल्कुल, इट इज वन ऑफ द डेस्टिनेशन जो हर किसी की लिस्ट में होती है। अग्री। है। एंड व्हाट इट गिव्स यू रेंटल इनकम, यस पैसिव इनकम। आप नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद में रह रहे हो, जी लेकिन अगर आपका एक स्टेकेशन है, आज के में स्टेकेशंस का बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, यस you have a holiday home, you have a staycation, यस you know Anshika what is the rental yield from a staycation or a holiday home, क्योंकि शॉर्ट टर्म चढ़ते हैं वो, जी। it's 8 to 12%। मतलब हिंदुस्तान में एक रेंटल प्रॉपर्टी का रेंट है 1.5 से 2.5%, ओके कमर्शियल है 5 to 7%, ओके और हॉलीडे होम स्टेकेशंस ऑफ गोवा जैसी, गोवा, लोनावला अगर आप देखोगे जी तो यहाँ पे जो आपके ये जो स्टेकेशंस हैं या जी। हॉलीडे होम्स हैं, उनका रेंटल yield is 8 to 12%, एंड Okay. पीपल आर लुकिंग फॉर लग्जरी मार्केट। Yes, मतलब एक ऐसी 100%. लग्जरी मार्केट है, पीपल वांट टू स्टे इन। यस सो एम रियलिटी सॉल्यूशंस के वहाँ पे एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं। वी हैव अ प्रोजेक्ट बाय द नेम ऑफ आरण्यम एस्टेट, ओके वी हैव अ प्रोजेक्ट बाय द नेम ऑफ द 11 प्रिवाडा, एंड ओके दे आर वेरी एक्सक्लूसिव। आज की डेट में हम बायर्स को ऐसे ऑप्शंस दे रहे हैं कि वो 2 साल के इजी इंस्टॉलमेंट्स में, जैसे आपने मुझे बताया कि पीपल डू नॉट हैव immediate cash, यस you know, they are working, they have to take care of other expenses also. We are giving options to people that in terms of installments, or they can take leverage from the bank, they can buy a piece of land for them at a very nominal price. गॉट और आने वाले 4-5 सालों में, जैसे मैंने आपको बताया, 30 to 35% HNIs वहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, कर रहे हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा more than 30 to 35 lakh employment opportunities because of the entire ecosystem, Yes. ecosystem which is
गोइंग टू बी अराउंड दिस एंटायर एयरपोर्ट, 30 से 35 लाख एम्प्लॉयमेंट आ रही है। और हिंदुस्तान में जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आती है वहाँ पे लोगों को रहना पड़ता है, रहने के लिए सर ढकने के लिए छत चाहिए, और वहाँ पे जमीन काम आती है। अग्री। मतलब हमने फ्यूचर, इसीलिए शुरुआत में जो मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया ना आपका, आई टॉक्ड अबाउट विजन। विजन इज समथिंग, अगर वो क्लियर हो और पता हो ना, तो एक्चुअली आप एक वो इंसान हो सकते हो जिसके सर पे छत भी है, जो बैंक के तौर पे उसके पास लैंड्स भी हैं, और जिसे कोई स्ट्रेस की जरूरत नहीं है फ्यूचर में, खुद के लिए भी और फ्यूचर जनरेशंस के लिए। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सच अ विजन, एंड वी आर वेरी लकी टू हैव पीपल लाइक यू जो कॉन्स्टेंटली लोगों को गाइड कर रहे हैं टू नो कि what should they do with their money और किस तरीके से wisely उसको इन्वेस्ट किया जाए। That is great. Thank you so much. And again, मतलब it means a lot to know that investment करना is something जिसे आप अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने का प्लान करते हो। और अगर जैसे कोई लग्जरी बैग, जैसे अगर मैं विमेन की बात करूँ, कोई लग्जरी बैग हमको चाहिए, तो what we do is, अगर कोई एक सर्टेन अमाउंट कमाता है फॉर दैट कि 60-70,000 और एक बैग खरीदना है, लग्जरी बैग खरीदना है, तो इंसान थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ने लगता है और 2-3 महीने बाद एक लग्जरी बैग लेकर आता है। सिमिलरली शायद वो ऐसी चीज़ है जिसको आप साइड कर सकते हो, बट इस चीज़ के लिए पैसा निकालना या इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो या मतलब अगेन, यस, my mind is so Goa could be the next market which I can pitch you, Anshika. Okay. It's a massive market, and with this interview I can tell your viewers as well, look into it. It is a market which can give you the returns out of your expectations. एक चीज हमें हर जगह सुनने को मिलती है, लॉन्च डे पे ही पूरी प्रॉपर्टी सोल्ड आउट। What is the reality? Is it even true or it is just a myth? Good question. Basically है ना, सारी myth optics है। Okay. तो होता क्या है कि कोई भी डेवलपर है जी, वो कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, लॉन्च के टाइम पे जितने भी इनिशियल चेक्स लगते हैं जी, वो या तो इन्वेस्टर्स के लगते हैं या उनके ब्रोकर्स के लगते हैं। ओके। तो जब से ही जो इनके इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स अपने चेक लगा देते हैं, तो उसके बाद एक लॉन्च पार्टी की जाती है। लॉन्च पार्टी में अगर आप देखोगे तो जितने भी लोग आए होते हैं 90% से ज्यादा वो या तो इन्वेस्टर्स होते हैं या ब्रोकर्स होते हैं, और कुछ सेलिब्रिटीज जो इंडोर्स करते हैं उनको पेड बेसिस पे बुलाया जाता है। जैसे सेलिब्रिटीज कम कि हमने भी एक फ्लैट लिया बिकॉज आपको एक फ्लैट, इन्फ्लुएंसर्स, जितने भी सेलिब्रिटीज आते हैं, तो सेलिब्रिटीज आते हैं, उनको लगता है, और एक मिथ ऑप्टिक्स क्रिएट किया जाता है कि वर्चुअली पूरा जो प्रोजेक्ट है वो बिक गया फर्स्ट डे से। तो एक ऐसी हाइप बनाई जाती है मार्केट के अंदर कि लोगों को लगता है जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और एक दिन के अंदर 500 फ्लैट बिक गए, 1000 फ्लैट बिक गए, तो ये प्रोजेक्ट है, तो हमने अपॉर्चुनिटी लूज कर दी। लेकिन इसका रियल ट्रुथ मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप 3 महीने बाद उसी डेवलपर के ऑफिस में जाओ, ठीक है, तो वहाँ पे 50 लोगों की सेल्स टीम बैठी होती है। तो आप मुझे एक चीज बताइए, जब प्रोजेक्ट ही बिक गया तो 50 लोग क्या कर रहे हैं? अग्री। तो बैक ऑफिस टीम होनी चाहिए, ऑपरेशंस टीम होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन टीम होनी चाहिए। बेसिकली होता क्या है, जैसे ही ब्रोकर्स या इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं, वो सब लोग एक एग्जिट प्लान के साथ पैसा लगाते हैं कि उनको 5% या 10% इनिशियली पैसा दिया और वो किसी ना किसी यूजर को, क्योंकि देखिए जितने भी लोग प्रॉपर्टी को बाय करते हैं, जो आप देखोगे उस प्रॉपर्टी में रह रहे होते हैं, उसमें वो 99% वो लोग नहीं होते जिन्होंने बुक करी होती है फर्स्ट डे, राइट? क्योंकि दैट इज द रियल ट्रूथ कि वाई एक इन्वेस्टर और ब्रोकर क्यों इन्वेस्ट करता है। लेकिन इसमें सबसे बात होता है क्या, जब प्रॉपर्टी नहीं बिकती, इन्वेस्टर से नहीं निकलती या ब्रोकर से नहीं निकलती, तो उसके कैंसलेशंस होते हैं, विड्रॉल्स होते हैं, और वही इन्वेंट्री दोबारा खुल जाती है जो मार्केट में उसी कंपनी के न्यू सेल्स पर्सन उसको बेचते हैं। तो दिस इज द बेसिक ट्रुथ। अमेजिंग। ओके, सो अगेन इट इज ऑल अ क्रिएटेड सॉर्ट ऑफ सिनेरियो इन योर हेड की जिससे कि अगेन उस प्रॉपर्टी की, उस जगह की वैल्यू अपने आप ही इंक्रीज हो जाए। आई गेस इट इज समथिंग लाइक दैट। हाइप, किस चीज की भी हाइप है, जिस चीज की भी आप हाइप क्रिएट करोगे, तो एक आप सड़क पे खड़े हो और आप ऊपर देखो जी, ऊपर कुछ नहीं, आप देखो 4 लोग आपको देख के जरूर ऊपर देखेंगे कि क्या देख रहे हैं। एग्जैक्टली, दैट्स अ हाइप, क्योंकि आप जो उसको दुनिया बाय कर रही है तो उसको क्यों बाय कर रही है, तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, दैट इज अ हाइप। आपने एक और बात कही है कि पैसा अपना नेचर रखता है, यानी कि पैसे का भी नेचर है, पैसा एक नेचर होल्ड करता है। हाउ इज इट, लाइक व्हाट इज द आइडियोलॉजी बिहाइंड इट? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, अंशिका जी। ओके, हर इंसान का एक नेचर होता है जी। एक मैग्नेट है, वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है, राइट? मैग्नेट को आप कपड़े के आगे रखो तो अट्रैक्ट नहीं करेगी जी। तो पैसा भी एक मैग्नेट की तरह है। ओके, उसका एक नेचर है, उसकी एक साइंस है।
है, राइट, उसके पीछे कोई केमिस्ट्री जुड़ी हुई है। आपको मैं एक और फैक्ट बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जी। अगर पूरी दुनिया की दौलत, मतलब हिंदुस्तान में कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी के पास कम पैसा है, किसी के पास ज्यादा पैसा है, एक काम करते हैं, एक लीडर बिठाते हैं और जितना पैसा सबके पास है पूरी दुनिया में वो पैसा इक्वली डिवाइड कर देते हैं। ओके, अंबानी का पैसा भी डिवाइड हो गया, अदानी का पैसा भी डिवाइड हो गया, बिल गेट्स का पैसा भी डिवाइड हो गया, सबका डिवाइड हो गया, सबका पैसा इक्वली डिवाइड करते हैं और 5 साल बाद वापस घूम के आते हैं। आप हैरान हो जाएंगे सुन के, दिस इज अ साइंस कि जिसकी जेब से जितना पैसा गया था वो लौट के वहीं पे वापस आ जाएगा। वाओ, राइट, बिकॉज मनी हैज अ नेचर। अगर आप पैसे के नेचर को समझेंगे, उसको रियल एस्टेट से अगर आप कंपेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जेवर एयरपोर्ट है जी, तो जेवर एयरपोर्ट के में 2018 के आसपास किसानों से लैंड एक्वायर हुई। तो उस वक्त लैंड एक्वायर हुई 15 लाख 20 लाख रुपए बीघा के आसपास। तो जिनके पास 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा 10 बीघा लैंड थी, उनके पास 3 4 5 10 करोड़ रुपए आ गए। 2024 में दोबारा लैंड की जरूरत पड़ी जी। फिर लैंड लेने पहुंची अथॉरिटी, तो उस वक्त लैंड के प्राइसेस बढ़ गए थे। तो अब लैंड बिकी 35 लाख 40 लाख रुपए बीघा। तो लोगों के पास और पैसे आ गए। अभी कुछ एक रिपोर्टर जेवर एयरपोर्ट के पास गया और उन लोगों से मिलने गया जिनकी लैंड एक्वायर हुई। तो कुछ लोग तो आईफोन खरीद लिए थे, कुछ लोगों ने फॉर्च्यूनर खरीद ली थी, कुछ लोगों ने जुए में उड़ा दिए थे पैसे जी। बहुत कम लोग थे जिन्होंने जितनी लैंड बेची उससे क्या किया, अपने बच्चों की एजुकेशन पे पैसा लगाया, एक डिसेंट सा घर लिया और उस पैसे को उसने देखा कि जब आज से मैं 2018 की बात करता हूँ, उससे 10 साल पहले उनकी लैंड की वैल्यू क्या थी? कुछ भी नहीं। उनको 35 लाख 40 लाख 20 लाख रुपए एकड़ बीघा जमीन का रेट मिला, लेकिन उससे भी उनको पता लग गया लैंड की तो वैल्यू है। उन्होंने क्या किया, जो पैसा आया उसके आसपास, क्योंकि उनको पता था एयरपोर्ट आ रहे हैं, यहाँ और भी चीजें डेवलप होंगी, उसने उनके आसपास और जमीन खरीद ली और उस जमीन की वैल्यू और बढ़ गई। राइट, उन्होंने अपनी फैमिली को भी सिक्योर किया, अपने लाइफस्टाइल को भी अपग्रेड किया और अगेन दे आर ओनिंग मल्टीपल प्रॉपर्टीज। जितनी लैंड गई बेची उससे ज्यादा खरीद ली और सस्ती खरीद ली, क्योंकि उनको पता था धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ेगी, वो डेवलपमेंट वहां। तो वो ये पैसे का एक नेचर है, यही पैसे का नेचर आपके रियल एस्टेट से लिंक करता है। जैसे मैंने आपको बताया, आप या तो आप फॉर्च्यूनर खरीद लो, या तो आप जुए में पैसा उड़ा लो, या फिर आप एक अच्छे आईफोन खरीद लो, या महंगे बैग्स खरीद लो, या एक लग्जरी लाइफ जी लो, या फिर लॉन्ग टर्म लग्जरीनेस को एक तरीके से कह सकते हो उसकी तरफ जाओ। लाइक अगेन चॉइस इज ऑल योर्स। मनी हैज अ नेचर एंड मनी हैज अ वेरी सीरियस नेचर। पैसा आपको तभी अट्रैक्ट करेगा जब आप पैसा कमाने के बारे में सोचोगे। आप सोचोगे कि पैसा कमाया कैसे जाता है। बिल्कुल, पैसा अपने आप कभी चल के नहीं आएगा, आपको पैसे के पास चल के जाना पड़ेगा। I guess it's more over depends on a person कि किस तरीके से कितना कहाँ कैसे आप चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो कि एक बैलेंस बनकर आ रहा है जहाँ आप सारी चीज़ों को मैनेज भी कर पा रहे हो, और सबसे बड़ी चीज़ आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चल रहे हो बाय इन्वेस्टिंग इन अ प्रॉपर्टी, और आपको पता है कि अब आपका फ्यूचर भी सिक्योर है। क्योंकि ज़्यादातर जो लोग कहीं लैक करते हैं वो है कि प्रेजेंट अच्छा कर लो और फ्यूचर का लोगों को लगता है कि भाई जो होगा देखा जाएगा, हो ही जाएगा। मतलब आज जीना जरूरी है, आज में जीना बहुत जरूरी है, लेकिन कल को सिक्योर करके, कल को सिक्योर रख के, आई गेस दैट इज द मेन विजन बिहाइंड रियल एस्टेट एज वेल, इफ आई टॉक अबाउट राइट। मैं हमेशा बोलता हूँ राइट थिंग एट द राइट टाइम, लिव इन द प्रेजेंट। कहते हैं yesterday is a history, tomorrow is a mystery. Yes. Today is present, today is a gift, that is why we call it as a present. Agree. Right? So we have to live in present, no doubt. We are living in present. We are living a good lifestyle. That's okay. Yeah. But we have secured ourselves for future. True. You know, हम अगर 1 रुपए कमाते हैं, हमें पता है हमें 25 पैसे इन्वेस्ट करने हैं, क्योंकि वही इन्वेस्टमेंट है जो हमारे लिए हमारे फ्यूचर जनरेशंस को सिक्योर करेगी, और उस सिक्योरिटी से हम भी खुश रहेंगे। खुश रहना इंपॉर्टेंट है। आपकी जेब में पैसा नहीं है, आपके पास कोई एसेट नहीं है, आप जितना मर्जी हंस लो, बट अंदर से आप खुश नहीं हो। डर होगा इंसान, डर होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल। सो आई गेस इट्स मोर ओवर लाइक कि आपके ऊपर है कि आपको एक कुएं का मेंढक बन के रहना है, या फिर आपको समुद्र के अंदर के जो जीव जंतु हैं आपको उनके जैसा बनना है। और जब इंसान को पता ही नहीं होगा कि समुद्र जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है, तो वो अपने आप ही उस कुएं से बाहर नहीं निकल पाएगा। अमेजिंग, इट वॉज अमेजिंग कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर चोपड़ा। आई मस्ट से even I myself learned a lot today about real estate, about its vision, about how
a true leadership should be, and about how an environment matters a lot for people. अगर वाकई में हर कोई ये सोचने लग जाए कि हमारे एम्प्लॉयज़ किस तरीके से खुद में एक लीडरशिप क्वालिटी होल्ड कर सकते हैं जो कि उनके बेसिकली डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ ही उससे कंपनी का भी डेवलपमेंट होगा। अगर यही स्ट्रैटेजी हर कोई फॉलो करे तो यहाँ पर्सनल ग्रोथ भी होती है और कंपनी की ग्रोथ भी होती है, एंड इट्स अ वंडरफुल स्ट्रैटेजी जहाँ दोनों पार्टीज खुश हैं। और यहाँ पे मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म ट्रस्ट जो कहते हैं, जो आप अपने एम्प्लॉयज़ का बना के रखते हो, जो एक लॉयल्टी वर्ड यूज़ किया जाता है, वो शायद यहाँ से अटेन किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉन्वर्जेशन। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई कॉन्वर्जेशन के साथ। टिल देन प्लीज़ इन्वेस्ट स्मार्टली एंड वाइजली, और कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना है उसके लिए, यस, वी हैव दिस गाय हेयर, दिस एंटरप्रेन्योर हेयर, whose name is Mr. Khushhal Chopra. Thank you. Thank you so much, Anshika. Thank you. Thank you.